गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को स्टार्ट करते हुए हमने कैसे कैसे क्रम को आगे बढ़ा होगा और उस क्रम को जारी रखते हुए हमने वैदिक काल स्टार्ट कर चुके हैं। वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल की स्टडी कर रहे थे। आज हम ऋग्वैदिक काल को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था कैसे कैसे उनकी सामाजिक संरचना रही होगी, कैसे कैसे उनका खान पीन रहा होगा, कैसे कैसे उनका पहनावा था। उसके साथ साथ हमने देखा उनके क्या संस्कार थे, क्या बहुपत्नी विवाह हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, कन्याओं का विवाह को क्या बोला करते थे, कन्याओं की एक समय से ज्यादा उम्र होने पर उन्हें क्या बोला जाता था, सती प्रथा थी या नहीं थी उस समय। ये सारे वीडियो में हम जो है कल देख चुके। आज आगे बात करेंगे इनके आर्थिक संरचना की। आर्थिक संरचना से पहले अगर हम ध्यान दें तो इनके पहनावे की, वस्त्र की बात करेंगे और वस्त्रों के साथ साथ हम देखेंगे किस तरीके के आभूषण को धारण किया करते होंगे। अगर आभूषण की बात की जाए तो वीडियो को देरी ना किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आभूषण की ओर हमने देखा ऋग्वैदिक काल में आभूषण की बात करें अगर हम, तो इनके आभूषण क्या रहे होंगे। तो आभूषण में जैसे हमने वहां पर देखा था सोना और चांदी के आभूषण हुआ करते थे सिंधु सभ्यता में। यहाँ सोने और चांदी के साथ में एक धातु और देखी गई है, उसका नाम होगा तांबा। तो आप ध्यान रखना, तांबे का जो है हम उपयोग जो कर रहे हैं वर्ड का, तो वो कौन से काल में कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल में, आर्यों के आगमन में। तो आभूषण में किस किस के आभूषण यूज किया करते होंगे? ये सोने के आभूषण रहे होंगे इनके पास, सोने के, चांदी रही होगी, चांदी के आभूषण मिलते हैं, और उसके साथ साथ तांबे के आभूषण मिलते हैं। ये बात रही आभूषण की। आभूषण की धातु पूछ सकता है आपसे, तो धातु अब आप क्लियर करके बता देंगे। इसके बाद अगर बात करें अगर वस्त्रों की, तो वस्त्र में अगर देखें तो वस्त्र हमने इनके चार प्रकार के आपको बता दिए थे कि सिर पर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, सिर से नीचे वाले शरीर को पहनने वाले को क्या कहेंगे, कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र को क्या कहेंगे। इस तरीके से हमने वस्त्रों को बता दिया था। अगर वस्त्र में बात करें हम कि पुरुष वर्ग वस्त्र में क्या पहनता होगा या महिला वर्ग क्या पहनती होगी, तो अगर महिला की बात करें, स्त्री की बात करें वस्त्रों में, तो स्त्री वस्त्रों में जो है स्त्री साड़ी धारण किया करती थी। और अगर पुरुषों की बात की जाए, तो पुरुष की बात की जाए तो ये धोती जो पुरुषों की होती है, आपने आजकल भी देखा होगा कि धोती किस तरीके से ये धारण करते हैं लोग। धोती के साथ साथ एक अंगोछा आया है वर्ड, तो धोती और अंगोछा। अंगोछे को शायद आप जानते होंगे, एक बड़ा सा रुमाल जिसे कह सकते हैं, जिससे जो है हम शरीर को ढक सकते हैं या शरीर पे बांध देते हैं। एक तरीके की तौलिया टाइप की हो जाएगी आपकी। तौलिया और अंगोछे में थोड़ा सा जो है कपड़े में फर्क हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आभूषण आपको क्लियर हो गए, वस्त्र आपको क्लियर हो गए। इनके साथ साथ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ये मनोरंजन में जो है किस चीज का उपयोग किया करते थे। तो आज के लेक्चर में हम वही चीजें देखेंगे जो इनके समय में पाई जाती थी। कृषि करते समय क्या मिलेगा हमें, इन सारी वस्तुओं को वो बोलते क्या होंगे। तो वीडियो में बने रहे लगातार मेरे साथ। तो वस्त्र क्लियर हो गए, आभूषण क्लियर हो गए। आभूषण के साथ हम मनोरंजन की बात करेंगे। मनोरंजन में अगर हम बात करें तो संगीत, नृत्य, शिकार खेलना, घुड़दौड़ और चौपड़ का खेल, इन्हें जो है इसमें इस काल में हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। देखेंगे अगर खेल की बात में मनोरंजन में, तो मनोरंजन में मैंने आपकी सबसे पहले बात करी नंबर 1 संगीत, नृत्य। संगीत का आप ध्यान रखेंगे, संगीत के साथ नृत्य का आप ध्यान रखेंगे। नृत्य के साथ मैंने खेल बता दिया आपका, चौपड़ हो गया। शिकार का भी ध्यान रखेंगे आप, शिकार, और खेलों में मैंने बता दिया आपको चौपड़। इस तरीके से आप आदि खेलों को ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चौपड़ खेल जो है कौन से काल का है, तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे चौपड़ कौन से काल का है। यह है आपका ऋग्वैदिक काल। चौपड़ के साथ साथ अगर बात करें, एक और ध्यान रखेंगे आप, घुड़दौड़। घुड़दौड़ की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती थी। तो मनोरंजन आपको क्लियर हो गया, आभूषण आपको क्लियर हो गए, वस्त्र आपको क्लियर हो गए। इसके बाद अगर आगे बात करें तो उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इनकी बात करेंगे आर्थिक जीवन की, कि इनका आर्थिक जीवन कैसे रहता होगा, क्या था आर्थिक जीवन इनका। तो आर्थिक जीवन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे आर्थिक जीवन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आर्थिक की बात करें तो हमने सबसे पहले देखा है, इसमें हमने इनका आर्यों का आने का कारण ही आपको पशुपालन बताया, पशु को चराने का बताया आपको, जो कारण बताया था मैन। तो सबसे पहले आर्थिक जीवन में बात करेंगे हम नंबर 1
इनका पशुपालन। अब पशुपालन से क्या क्या बात क्लियर होती है कि इन लोगों के कौन ज्यादा धनवान है, कौन जो है कम धनवान है, इसकी गिनती करने के लिए कोई मुद्रा विशेष पर बल नहीं दिया गया है। केवल अगर ध्यान दिया जाए तो ये पशुपालन, जिसके पास ज्यादा गाय हुआ करती थी उसे जो है अमीर माना जाता था, जिससे उससे कम हुआ करती थी वो उससे कम अमीर माना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कि किसी व्यक्ति के धनवान होने की संज्ञा या किसी व्यक्ति के धनवान होने की गिनती किस तरीके से किया करते थे, तो आप बताएंगे पशुपालन पर किया करते थे। किस पर कितने जानवरों की, मवेशियों की संख्या है, जिस पर ज्यादा मवेशी हुआ करते थे वो ज्यादा धनवान बोला जाता था। तो एक बात आपको पशुपालन क्लियर हो गई होगी, गायों के बारे में क्लियर हो गई होगी, कितनी गाय किस पर है उसे ही हम जो है धनवान की दृष्टि से देखते होंगे। गाय के लिए युद्ध भी हुआ करता था, गाय चोरी हुआ करती थी, तो गाय के लिए जो युद्ध हुआ करता था, तो आपसे पूछा जाता है गाय के लिए युद्ध को क्या वर्णन किया गया है, तो गवेषणा बोला करते थे उसे। ये गाय की चोरी वाला युद्ध हुआ करता था। लोग अपने आप को धनवान बनाने के लिए, पैसा तो होता नहीं था उस समय कि धन को लूटा जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया करते थे, गायों की चोरी किया करते थे। और गायों की चोरी से हमें ये आइडिया लगता है कि ये चोरी करने का मेन कारण यही रहा होगा, तो जिस पे ज्यादा गाय रही होगी वो ज्यादा धनवान बोला गया होगा और वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता होगा। ठीक, संपत्ति की गणना मैंने आपको पशुपालन गाय पर बता दी। इसके साथ साथ मैं और बता दूं कुछ जानवर और भी देखने को मिले हैं हमें, जैसे कि गाय तो मिली ही मिली है, गाय के साथ में बकरी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। बकरी के बारे में भी वेदों में लिखा हुआ है। गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, और भेड़ के साथ साथ अभी अभी मैंने आपको बताया घुड़दौड़, इसका मतलब घोड़े की भी बात की गई होगी। तो भेड़, भेड़ को बोलेंगे भेड़, भेड़ के बाद घोड़ा। भेड़ को अगर ऋग्वेदिक में किस वर्ड से यूज किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे अवी बोला है इसे, अवी। शायद कुछ बच्चों ने जो आज पहली बार सुना होगा, भेड़ को अवी बोलते हैं। बकरी को आप सभी लोग जानते हैं, अजा के नाम से जाना जाता है। ठीक, गाय को धेनु हो गया। इस तरीके से आप इनके संस्कृत नाम भी ध्यान रखेंगे। ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार फिर से ध्यान रखें। आभूषण आपको तीनों क्लियर हो गए। वस्त्र में आपको पुरुष और महिला जो स्त्री होगी वो क्या क्या वस्त्र धारण करते होंगे वो क्लियर हो गए। मनोरंजन इनके क्या रहे होंगे वो क्लियर करा दिए। आर्थिक जीवन में 3 पॉइंट क्लियर करा दिए, पशुपालन, एक गायों के लिए युद्ध की बात, और ये कौन कौन से जानवरों को पाला करते थे, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आर्थिक जीवन में और बात करी जाए अगर, तो देखेंगे हम अगर इनके बारे में पढ़ाई करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में कृषि जो थी नगण्य मानी गई है, ना के बराबर थी। इसका मतलब थी तो जरूर, नगण्य बोला गया है। क्यों? क्योंकि कुछ साक्ष्य में वेदों में जब हमने पढ़ाई की है तो वेदों से हमें ये मालूम पड़ा कि इससे कृषि से रिलेटेड जो भी वस्तु रही होंगी उनके नाम वेदों में बोले गए हैं, उनके नाम वेदों में बोले गए हैं। जैसे जुते हुए खेत को उर्वरा बोला है इसमें, तो आपसे पूछा जा सकता है जुते हुए खेत को क्या बोला करते थे, तो आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, जुते हुए खेत उर्वरा बोले जाते थे। ठीक, इससे एक देखो कितनी सारी बातें आएंगी कृषि से। जुते हुए खेत का मतलब उर्वरा, आप समझ गए। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए जो सिंचाई के माध्यम से क्यारियां बनाई जाती थी, हल से जो क्यारियां बनती होंगी उन क्यारियों को सीता बोला करते थे। तो हल से बनी क्यारियां या नालियां अगर लिख के आ जाए आपसे कि सीता किसे बोला करते थे, तो आप तुरंत बता देंगे सीता का मतलब था हल से बनी नालियां। अब हल से बनी नालियां, नालियां कहां बनाई गई होंगी, हल से बनाई गई है तो यानी कृषि की जाती होगी। तो कृषि के साक्ष्य इस बात से हमें इंपोर्टेंस मिलती है कि जुते हुए खेत को बोला गया है यहाँ पर, और उसके साथ साथ हल से बनी नालियों को भी बोला गया है। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब इसकी बात हो रही है तो भूमि की बात भी हुई होगी, तो भूमि को एक विशेष वर्ड से इन्होंने बोला गया है खिल्ले। खिल्ले शब्द का उपयोग वहां किया गया है, उस भूमि से किया गया है जो जानवरों को चराने के उद्देश्य से काम में आती होगी। तो आप ध्यान रखेंगे खिल्ले, खिल्ले का मतलब था चरगाह वाली जमीन, जानवरों को चराने के उद्देश्य से जो भूमि होती होगी उसे बोलते होंगे। चारागाह बोल सकते हैं इसे हम, मैं इसे शॉर्ट में चारागाह लिख दे रहा हूं। आपको बाकी बात मैंने क्लियर करा दी, खिल्ले का अर्थ क्या है, खिल्ले का मीन आपको मैंने बता दिया। यहां अभी एक वर्ड बोला मैंने हल, तो अगर हल को पूछ ले कि हल को क्या कहा करते थे तो आप तुरंत बता देंगे हल को सीर बोला करते थे।
क्लियर हो गई बात? देखिए जो वर्ड उपयोग हो रहे हैं उन वर्ड का भी मतलब मैं आपको तुरंत क्लियर करता जा रहा हूं कि सीर का मतलब हल हो गया। आप हल को आप इस तरीके से याद कर लेंगे। ऐसे ही कृषि से अगर बात करें तो आपने देखा होगा फसलों को काटने के लिए हम हसिया का यूज करते हैं। तो हसिया के बारे में पूछा सकता है कि हसिया को क्या बोला करते थे? तो हसिया को बोला करते थे सरणी। सरणी का मतलब हो गया हसिया। हसिया का मतलब हो गया फसल काटने वाला यंत्र। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या क्या क्लियर हो गया एक बार फिर समझ लें। सीता वर्ड का मतलब मालूम पड़ गया, हल से बनी नालियां हुआ करती थी। खिल्ले का मतलब जानवरों को चराने वाली भूमि हुआ करती थी, चारागाह। सीर का मतलब आपको मैंने बता दिया, हल हो गया। इसके साथ साथ हसिया का मतलब बता दिया। हसिया का मतलब वो है कि जिससे आप फसलों को काटते होंगे। ठीक है। गोबर की खाद भी उपयोग की गई है। तो गोबर की खाद को करीश बोला करते थे। करीश, गोबर की खाद, ये भी उपयोगी भी आई है यहां पर। तो गोबर की खाद कहां उपयोग की गई होगी? सिंचाई वगैरह मतलब कृषि की जाती होगी तो वहां पर यूज की गई होगी। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। एक वर्ड यूज किया गया है, जब ये खेती वगैरह किया करते होंगे तो उस वर्ड का यूज किया गया है जौ। जौ की खेती देखने को मिली है। तो जौ को ये यव बोला करते थे। तो ये वर्ड भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, यव। यव का मतलब हो गया होगा जौ। जौ को याद कर लेंगे, जौ को क्या बोला करते थे? यव। ये सारी बातें एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, आपको ध्यान रखनी है। तरह तरीके के व्यापारी भी मिले हमें। व्यापारी से हमने कैसे आइडिया लगाया? क्योंकि वेदों में सूदखोरों का जिक्र हुआ है। सूदखोरों का जिक्र हुआ है जिसे हम बेकनाट बोला करते थे। बेकनाट। तो बेकनाट अगर वर्ड आपसे पूछ ले तो तुरंत कह देना बेकनाट का मतलब है यहाँ पर सूदखोर से मतलब होगा इसका। सूदखोर जो धन के बदले में अधिक धन ले ले, उस पर भी एक तरीके का इंटरेस्ट यानी ब्याज लगा ले। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें हम तो क्या चीज पढ़ने को मिलेगी हमें? जैसे कि आपने पढ़ रखा है, खूब पढ़ा है एमसीक्यू में कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो वो आपको पता है, मुंडको उपनिषद से, एक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अभी आगे उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, आपको मतलब बताया जाएगा इन सभी का। और उसी के साथ साथ ऋग्वेद से एक वर्ड बहुत इंपोर्टेंट पूछ लेता है आपसे एग्जाम से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे, अस्तो मा सदगमे कौन से वेद से लिया गया है? तो तुरंत बता देंगे आप, ये ऋग्वेद से लिया गया होगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको ऋग्वेदिक काल में यही बातों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको 2 वीडियो पहले और 1 वीडियो आज मैंने ये बताया है। इन बातों को आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसके साथ अगर बात करें, हमने जो वैदिक काल था उसे 2 भागों में डिवाइड किया था। जैसे कि आपसे एक बार बात की जाए तो 2 भागों में जब बोला होगा तो आपसे सबसे पहले हमने ये बताया था जो वैदिक काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलेगा। और जो पहला हम पढ़ने बैठे थे वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का पढ़ रहे हैं हम इस समय। इस काल में क्या हुआ? इस काल में ये सारे जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं या हमने जो पढ़ा है इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, इन्होंने लोहे की खोज कर ली। और जब लोहे की खोज कर ली होगी तो हुआ क्या है, इन्होंने जो है हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे। हथियार और औजार बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, जिससे ये जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी करते जा रहे होंगे और जंगली जानवरों से अपने आप को सेफ भी कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो इस वजह से जब इन्होंने लोहे की खोज कर लिया होगा और हथियार और औजार बनाना स्टार्ट कर दिया होगा तो धीरे 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 इसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आया होगा जो काल पढ़ा है हमने। तो उसे अब हम 1000 से 600 बीसी जो पढ़ेंगे हम, वो आपका उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे हम। उसका कारण समझ गए? आपसे अगर कोई पूछ ले उत्तर वैदिक काल कब प्रारंभ हुआ तो आप तुरंत बता देंगे उत्तर वैदिक काल की प्रारंभ तब से माना जाता है जब इन्होंने लोहे का सही उपयोग करना सीख लिया। अब उपयोग करना कैसे सीखा, केवल आप ध्यान से समझेंगे कहानी को। उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 1000 से 600 के बीच में माना जाएगा। क्या कारण रहा है इनका? जब इन्होंने हथियार औजार बनाना स्टार्ट कर लिया होगा तो इन्होंने जंगलों की अंधाधुंध कटाई करी होगी। जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई करी होगी तो अधिक से अधिक क्षेत्रफल में जो है इन्होंने एरिया को घेरा होगा। जब ज्यादा से अधिक क्षेत्र घेरा होगा तो घेरने के बाद इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दी। यहीं से वो साक्ष्य मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। जब इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दी होगी तो जब फसलें हुई होंगी, फसलों से अनाज निकला होगा तो उस अनाज को ये लंबे समय तक स्टोर कर पाए होंगे।
और जब लंबे समय से स्टोर कर लिया होगा तो पहले जो जीवन पढ़ रहे थे हम इनका, वो एक कबीले से दूसरे कबीले में आगे बढ़ते रहा करते थे, क्षेत्रों को बदलाव करते थे। अब इन्होंने उस क्षेत्र को बदलाव करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि इन्होंने जमीन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के साथ साथ खेती कर ली, और खेती करने से बहुत सारा अनाज हो गया, और अनाज होने की वजह से ये एक ही जगह जो है स्थायी रूप से रहने लगे होंगे। पहले इनका जीवन अगर यहाँ तक की बात करें 1000 तक की बात करेंगे तो जीवन अस्थायी में गिना जाएगा, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में स्थायी में हो गया। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। जब जीवन स्थायी होने लगा होगा, ध्यान से समझेंगे, और जब लोग ज्यादा क्षेत्रफल घेर पा रहे होंगे तो एक कंडीशन बनी होगी, लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ होगा कि जिस परिवार में अगर पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी तो वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा, और अगर ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो आसानी से जो है दूसरे पर क्षेत्र पर आसानी से कब्जा कर पाएगा, अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर पाएगा, और जितना ज्यादा एरिया वो घेर लेगा उतनी ज्यादा कृषि कर पाएगा, और जितनी ज्यादा कृषि कर पाएगा उतना ही ज्यादा धनवान बन जाएगा। इस कारण जो है उत्तर वैदिक काल में हमें ये देखने को मिलेगा कि महिलाओं की स्थिति कमजोर हो जाएगी और पुरुषों की स्थिति पर ज्यादा बल दिया जाएगा। अभी अगर आप कुछ समय पहले अगर पीढ़ियों में देखें हम, तो हम तब भी देखा करते थे कि अभी भी अगर देखेंगे कहीं कहीं जो दादी माँ वगैरह होती हैं अभी भी थोड़ा सा जो है ऐतराज मानती है कि अरे लड़की हो गई। तो वो वही थिंकिंग चली आ रही है जो उत्तर वैदिक काल में अब यहाँ से स्टार्ट होगी, जो हम कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में समझ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आप ध्यान रखेंगे महिलाओं का स्तर यहाँ गिनना स्टार्ट होगा। क्यों? महिला अगर जितने ज्यादा पुरुष होंगे उतना ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे हम, उतना ज्यादा जंगलों की अंधाधुंध कटाई करेंगे, उतना ज्यादा परिवार हमारा बलवान माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, एक परिवार में 2 परिवार हैं आपके, दोनों में 40-40 सदस्य हैं, 40-40। मान लीजिए मैंने कहा एक में 25 मेल हैं और 15 फीमेल हैं, और दूसरे में 25 फीमेल हैं और 15 मेल हैं। तो किसे ज्यादा बलवान गिनोगे आप? जिसमें मेल ज्यादा है, और जिसमें फीमेल ज्यादा है उससे थोड़ा सा कम बलवान गिनेंगे। ताकत के सेंस में बात हो रही है यहाँ पर, ना कि इस सेंस में कि जो है हम बुद्धि के बल पर बात नहीं हो रही है, केवल ताकत के सेंस में बात हो रही है, काम ज्यादा करने के सेंस में बात हो रही है, कौन ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब महिलाओं का स्तर गिरने लगेगा केवल एक लोहे के आने की वजह से, और लोहे के आने की वजह से जब महिलाओं का स्तर गिर जाएगा तब यहाँ से उत्तर वैदिक काल की प्रारंभ होगा। मैं आशा करता हूं इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। इस चीज को एक बार फिर से दोबारा से वीडियो को देखकर फिर नोट्स बना लेंगे, इसके इन पॉइंट्स को लिख लेंगे, इन कहानियों को जो धीरे धीरे मैं बीच में बताता रहता हूं आपको वो लिखेंगे, जिससे कि जब आप अपने ही नोट्स खोलें तो आपको सारी बातें ये याद हो जाए। आज के लिए लेक्चर में केवल इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।